चलिए, तो एक बार और क्लास यहाँ पर स्पॉटिंग एरर की मैंने ले रखी है और उम्मीद है, आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को जो लास्ट वीडियो है था स्पॉटिंग एरर का, तो वो समझ में आया होगा। क्योंकि जो भी उसकी बारीकियाँ थीं, जो भी उसके रूल्स थे, जो उसका लॉजिक था, वो मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर किया था। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट उसी के आगे ये ले रखा है स्पॉटिंग द एरर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए थे कि क्या क्या किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं परीक्षाओं में। तो मैंने ऑप्शन ए बी सी डी करके नहीं डाला, अंडरलाइन कर दिया है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इंडिया नीड्स टुडे आर मोर साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस एंड प्लानर्स। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो तुम जानते हो कि जब साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस और प्लानर्स दिया हुआ है, तो जब उसने नाउन दे रखे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज करने की या मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब ज़्यादा है नहीं। क्योंकि हम टेक्नीशियंस की जगह ड्राइवर्स, टेलर्स या टीचर्स ऐसा तो नहीं कर सकते, मतलब इसकी उम्मीद कम ही की जा सकती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, बस यहीं पर कुछ कमी है। ज़्यादातर जो ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं और कंडीशनल हो, कंजंक्शन से रिलेटेड हो, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो, वर्ब से रिलेटेड हो, प्रोनाउन से रिलेटेड हो, वहीं पर ज़्यादातर वो कोई ना कोई मिस्टेक करता है। तो याद है कि व्हाट इंडिया नीड्स टुडे आर मोर साइंटिस्ट्स, अर्थात जिस चीज़ की भारत को ज़रूरत है आज, या भारत जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है, ज़रूरत समझता है, वो है मोर साइंटिस्ट, माने और वैज्ञानिक हों, टेक्नीशियंस हों और प्लानर्स हों, यानी फ्यूचर को या किसी भी चीज़ को प्लान करने वाले हों। तो अब ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आएगी। जब हम ऐसे लिखते हैं कि व्हाट डू इंडिया नीड, जब हम ऐसे लिखते हैं या फिर लिखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिया टुडे, जब हम ऐसे लिखते हैं, इस क्वेश्चन से आप समझिए आज भारत की आवश्यकता क्या है। व्हाट डू इंडिया नीड टुडे, आज भारत किस चीज़ की ज़रूरत समझता है, भारत को आज किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब भी हम इसको आंसर देते हैं तो इसको ख़त्म करेंगे इंडिया नीड्स टुडे, ऐसे शुरू करेंगे। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दिस इज कॉल्ड वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर लिखा व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिया टुडे, तो यहाँ से लिखेंगे द नीड ऑफ इंडिया टुडे इज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर ये कह दें कि भारत की आज की आवश्यकता है, वो क्या है कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक हो, अधिक से अधिक टेक्नीशियंस हो और अधिक से अधिक प्लानर्स हो। तो इसने इसको आर को इधर मोल्ड कर रखा है, जबकि होना चाहिए इधर को, तो होना चाहिए व्हाट इंडिया नीड्स टुडे, ये आपका गलत है, यहाँ पर होना चाहिए इज। यानी व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज, भारत को जिस चीज की आवश्यकता आज है वो है, वो क्या है, अधिक से अधिक वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस और मतलब ये पूरा एक कलेक्शन है जो कि यहाँ एक से ये है भारत की जरूरत। हम ये नहीं कहेंगे ये है भारत की जरूरत, नहीं, ये सारा सब कुछ ये भारत की आवश्यकता है। अब जैसे हम कहते हैं कि व्यक्तिगत तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आज की मनुष्य की आवश्यकता क्या है, तो मनुष्य की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये है तो प्लूरल में, लेकिन कलेक्टिवली ये मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का, वो प्लूरल भी हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है। हो सकता है कि वो प्लूरल वर्ब ले ले,
लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है उस प्रकार से यहाँ आर की जगह इज आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी, इसमें एरर है। हिम नॉट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स आउटलाइंड बाय द कमिटी इज बैफलिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो सेंटेंस में मीनिंग्स आती हैं वो मीनिंग्स भी आनी चाहिए ताकि हम उसका सही अर्थ निकाल सकें, और अर्थ निकालने के बाद हम गेस कर सकें कि मिस्टेक कहाँ पर है, ये भी जरूरी होता है। बैफलिंग का मतलब होता है विस्मयकारी अर्थात चौंकाने वाला। ठीक, यहाँ पर है कमेटी के द्वारा जो प्रपोजल आउटलाइन किए गए, हिम नॉट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट, और उसका उनको स्वीकार ना करना चौंकाने वाली बात है। कमेटी के द्वारा जो प्रपोजल या प्रस्ताव दिए गए उसका उनके द्वारा या उसके द्वारा ना स्वीकार किया जाना चौंकाने वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैं तुमको पहले से ही बता देता हूँ कि मिस्टेक इस पार्ट में है, इस पार्ट में मिस्टेक है। वो वजह क्या है? वजह ये है कि जब कभी भी हमारा जिरंड आता है तो जिरंड के पहले पजेसिव प्रोनाउन आता है। एक एग्जांपल देता हूं, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक योर स्लीपिंग सो लेट। इतने देर तुम्हारा सोना, स्लीपिंग से, इतनी देर तक तुम्हारा सोना मुझे पसंद नहीं है। या फिर आप कह सकते हो आई डू नॉट लाइक योर गोइंग टू बेड लेट नाइट। यानी देर में सोने जाना, तुम्हारा देर में सोने जाना मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक योर अब्यूजिंग अदर्स, तुम्हारा दूसरों को गाली देना मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक योर वेस्टिंग टाइम, अर्थात तुम्हारा समय बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। तो जिस समय हम ऐसी बात करते हैं तो उस समय पजेसिव प्रोनाउन आता है हमेशा, और जब पजेसिव प्रोनाउन आता है तो समझ लिए कि उसमें जिरंड जरूर आता है। यानी जिरंड पजेसिव प्रोनाउन लेता है, पजेसिव प्रोनाउन जिरंड लेता है, ये हमेशा नियम है। तो यहाँ पर ये जिरंड लिया इसलिए, और जिरंड इसलिए लेगा क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। फाइनाइट वर्ब सिर्फ आपकी एक वो दी हुई है, इज बैफलिंग। तो यहाँ पर हिम नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा हिज। हिज नॉट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कि आई डू नॉट लाइक हिज एग्रीइंग टू एक्सेप्ट, या फिर आई डू नॉट लाइक हिज नॉट एग्रीइंग टू एक्सेप्ट। मतलब उसको ये प्रपोजल उसका ना स्वीकार करना मुझको पसंद नहीं है। कुल मिलाकर ये कि जब जिरंड आता है तो पजेसिव प्रोनाउन आता है, या इस सिचुएशन में जब भी पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद जिरंड आएगा। तो काफ़ी टेक्निकल है और इसका यही नियम होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और इनके माध्यम से आप ये बात समझ सकते हो। जैसे हम कह देते हैं आई डू नॉट लाइक योर वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पर हो गया कि मुझे तुम्हारा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। अब कभी कभी जानते हो इसमें क्या देते थे, यहाँ पर यही दे देता है आई डू नॉट लाइक यू वेस्टिंग टाइम। तो ये सेंटेंस ज़्यादा मतलब जो है सही लगता है, आई डू नॉट लाइक यू वेस्टिंग टाइम, मतलब समय बर्बाद करते हुए तुम मुझे पसंद नहीं हो। अर्थ निकल रहा है और लगता भी है कि सही है, बट ये सही नहीं है। यहाँ पर आपका हमेशा होगा योर, क्योंकि ये जिरंड होता है और इसका यही कॉम्बिनेशन है। तो इस चीज़ को ज़रा यहाँ पर ध्यान रखना है
कि आप इसको गौर से समझें और इसको ध्यान भी रखें कि यहाँ पर जीरंड और पजेसिव प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये होगा समटाइम्स द मिनिस्टर्स बिहेव एज इफ दे आर मिनिस्टर्स फॉर ऑल टाइम। मतलब कभी कभी मंत्री लोग कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो हमेशा के लिए मंत्री हों। तो अर्थ के हिसाब से तो कहीं कमी नहीं लग रही है, लेकिन जब भी एज इफ आता है तो इस जगह पर आपका आर नहीं वर आता है। वो हर समय के लिए मंत्री तो नहीं है, लेकिन वो एक पास्ट में ये जो हो जाती इमेजिनेशन हो जाती है, तब यहाँ पर एज इफ के साथ। एज इफ रियल नहीं होता, एज इफ का मतलब मानो, एज इफ का मतलब मानो। जैसे यहाँ पर एज इफ का मतलब मानो या जैसे भी हो जाता है। कभी कभी मंत्री लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे हर समय के लिए मंत्री हो। कभी कभी मंत्री लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो हर समय के लिए मंत्री हो गए हों। तो जब ये चीज आती तो है नहीं मंत्री हर समय, लेकिन शायद हो गए हों, ऐसा बिहेव करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम, वह चलता है मानो वो लंगड़ा हो, मतलब वो ऐसे चलता है जैसे लंगड़ा हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर ए किंग, वो ऐसी बात करता है जैसे वो राजा हो। तो यहाँ पर जब एज इफ करके आता है तो ये आर नहीं आता, ये वर आता है। यहाँ पर जरा ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना। तो मिस्टेक इस पार्ट में है। नाइदर योर अर्नेस्ट प्लीडिंग्स नॉर योर प्रोफ्यूज टीयर्स हैव मेड मी टू चेंज माई डिसीजन। जो मिस्टेक होती है बहुत माइन्यूटली होती है, उसको ढूंढना, एक एक शब्द को देखना होता है। उधर एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत देर तक उस पर विचार कर सकें। तो ये चीज़ प्रिपेयर होती है बाय प्रैक्टिस। बार बार इन चीज़ों को जब एक्सरसाइज में सॉल्व करते हो तो आदत पड़ जाती है, और जैसे ही सेंटेंस कंपटीशन में आता है वैसे सीधे नज़र आपकी मिस्टेक के पर पड़ती है, क्योंकि बहुत बार आप उसको देख चुके होते हो एक्सरसाइजेज में, तो देर नहीं लगती है। नाइदर योर अर्नेस्ट प्लीडिंग्स नॉर योर प्रोफ्यूज टीयर्स हैव, होता ये है कि नाइदर नॉर से सिंगुलर सब्जेक्ट भी जुड़ता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी जुड़ता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों जुड़ते हैं, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता, ये सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर होती। जब यहाँ पर ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल है, यानी बिल्कुल सही है। जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये समझना। और जब एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है तो उसके साथ नियम ये भी होता है कि पहले सिंगुलर आता है बाद में प्लूरल आता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी आती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी आता है। अब यहाँ पर क्या है, नाइदर से योर अर्नेस्ट प्लीडिंग एक ये सब्जेक्ट है और योर प्रोफ्यूज टीयर्स एक ये सब्जेक्ट है। अर्थ क्या कहना चाहता है कि ना तो तुम्हारी गंभीर याचनाएं और ना ही तुम्हारे अत्यधिक आंसू हैव मेड मी टू चेंज माई डिसीजन, अर्थात मुझे अपने डिसीजन पर निर्णय बदलवा नहीं पाए। मतलब ना तो तुम्हारी गंभीर याचनाएं ना ही तुम्हारे गहरे आंसू मेरे डिसीजन को बदलवा नहीं पाए, अर्थात बदल नहीं पाए। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा एकदम सही लग रहा है, लेकिन अगर गौर हम ये करें कि जब भी मेड आता है तो मेड के साथ इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ इन्फिनिटिव का टू शो नहीं करता है, जैसे लेट है, बिड है, मेक है, हियर है, सी है, फील है। ऐसी जो भी वर्ब होती हैं इनके साथ इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता है। और आपने मेक को कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ा होगा, अगर इसको हटाकर वो कॉस्ट लगा दे तो टू बिल्कुल सपोर्ट करेगा, सेंटेंस में कोई डिफेक्ट नहीं है, नो एरर। लेकिन उसने कॉस्ट नहीं लगाया, कॉस्ट के साथ में टू सपोर्ट करता है, कॉस्ट के साथ टू लगाया जाता है, लेकिन मेड यानी मेक के साथ टू नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस पार्ट में मिस्टेक है, ये टू नहीं लगेगा। ये जिस समय हट जाएगा आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बाकी इधर कोई कमी है नहीं। तो नाइदर योर अर्नेस्ट प्लीडिंग्स नॉर योर प्रोफ्यूज टीयर्स हैव मेड मी चेंज माई डिसीजन, माई डिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से वहाँ टू बटेगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन, अर्थात ये हार्डली हैड जो लगा है, कभी कभी बच्चे इसी को मिस्टेक समझ लेते हैं और हैड को उठाकर इधर लगा देते हैं सेंटेंस, जबकि सही नहीं और गलत हो जाता है। क्योंकि ये हैड जो यहाँ पे आके लगता है ये वर्ब का इन्वर्जन कहा जाता है, और ये वर्ब का इन्वर्जन ग्रामेटिकल टर्म्स होता है जो कि एक प्रयोग होता है और ये सही होता है।
तो इसलिए हैड अपनी जगह पे जो सही लिखा है बिल्कुल एकदम ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो नो सूनर डिड, तो जब नो सूनर डिड पढ़ते हो, नो सूनर के बाद डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट हो सकता है, तो हार्डली के साथ हैड और हैड के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता है? अर्थात यहाँ पर आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर गलत कहाँ है? गलत जाकर आपका इस जगह पे है। अर्थात जब भी हार्डली या स्कैर्सली आता है तो उसके साथ में वेन लगता है, देन नहीं लगता। जब नो सूनर आता है तो देन लगता है। अगर इस जगह पर हम नो सूनर कर दें तो सेंटेंस पूरा सही है, ठीक। अगर हम इस जगह पर वेन कर दें तो पूरा सेंटेंस सही है। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द आउट हाउस, अर्थात मैंने मुश्किल से घर छोड़ा था, व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब वर्षा शुरू हो गई। और इसका ऐसा भी अर्थ होता है कि मैं घर छोड़ भी ना पाया था कि बारिश शुरू हो गई। इसका अर्थ ऐसा भी होता है, मैंने मुश्किल से घर छोड़ा था कि बारिश शुरू हो गई। यानी यहाँ पर जो वेन आता है उसका की भी अर्थ होता है और उसका जब भी अर्थ होता है। तो अब कॉम्बिनेशन ये होता है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे हार्डली वेन, स्कैर्सली वेन, नो सूनर देन, और भी होते हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। सह मतलब कंजंक्शन जिनको कहा जाता है, अर्थात एक के साथ दूसरा पेयर उसका साथी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देन की जगह वेन आएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। याद रखिए हार्डली के साथ वेन आता है, स्कैर्सली के साथ वेन आता है और नो सूनर के साथ देन आता है, याद रखना। तो ये हार्डली जो होता है ये कंजंक्शन नहीं होता है, हाँ ये इसके कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, क्योंकि देन के साथ वेन के साथ ये लगा होता है, ये एडवर्ब होता है। इसको भी मैं किसी दिन एक दिन लूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये कई प्रकार से काम करता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताने में टाइम हो जाएगा। तो इसको मैं किसी दिन सेंटेंस को इंडिविजुअली आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो हार्डली के साथ वेन आएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लगाना होगा वेन और आपका सही होगा। तो पढ़ने के लिए आप वेन लगाइए, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन सी चुन लीजिए। इसके बाद डिस्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट द थीव्स बीट हिम मर्सिलेसली, मतलब होता है बार बार निवेदन करने के बावजूद भी चोरों ने उसको निर्दयता पूर्वक पीटा। अंतर क्या है यहाँ पर, गलत क्या है यहाँ पर? डिस्पाइट ऑफ गलत है, ऑप्शन ए। अर्थात आपने पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ तो होता है लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं होता। डिस्पाइट ऑफ मतलब डिस्पाइट सिंगल यूज किया जाता है और जो मीनिंग इसकी है के बावजूद, उसकी मीनिंग भी यही होती है के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ये मतलब सिंगल आपका प्रीपोजिशन काम करता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, 3 शब्दों में होता है, इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होता। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ वेरी गुड टीचर, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चन वेरी वेल, इस तथ्य के बावजूद कि वो बहुत अच्छे अध्यापक है, वो उस प्रश्न को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट नहीं होता, डिस्पाइट द फैक्ट। इसी तरह से डिस्पाइट के बाद में ये ऑफ जो लगा ये गलत लगा। हाँ, इन स्पाइट ऑफ अगर इसको हटाकर पूरे को लगा देते इन स्पाइट ऑफ तो सही हो जाएगा, लेकिन स्पाइट ऑफ है नहीं, डिस्पाइट के साथ ऑफ दिया है तो आप हटाकर तो कुछ लगा नहीं सकते, इसलिए डिस्पाइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपका एरर चुन लिया जाएगा, अर्थात आप सेंटेंस को सही कर पाओगे। 60 years passed, 7 नंबर, 60 years passed since my father joined army, अर्थात मेरे पिताजी को आर्मी ज्वाइन किए हुए 60 वर्ष हो गए। तो अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है। सिंस एक्चुअली 2 तरह से आता है, एक सिंस रीजन बताता है, रीजन यानी कारण, जब इसका अर्थ होता है चूंकि, ठीक। अब एक सिंस होता है जो टाइम बताता है, अर्थात टाइम, तब इसका अर्थ होता है जब से, जब से। अर्थात जैसे कभी कभी ये कह देते हैं उसको गुजरे हुए 5 साल हो गए, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, उसको यहाँ से गए 2 महीने हो गए, इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे। तब उसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, तब उसमें होता है कि जब बीच में सिंस आता है या जहाँ भी सिंस आता है, जब भी इसका अर्थ होता है जब से, यानी जब ये टाइम बताता है, जब ये टाइम बताता है तो इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एक क्लॉज रहेगी और बीच में सिंस कंजंक्शन आएगा और दूसरी रहेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बीच में सिंस। अब ये क्लॉज आगे पीछे की जा सकती है,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सिंस के साथ जब ये टाइम बताएगा, मतलब सिंस आपका रीजन भी बताता है। जैसे हम कह दें सिंस ही इज वेरी वीक, यहां पर लगा दिया कॉमा, ही कैन नॉट पास। जब आप ऐसे लिखोगे तो इसका अर्थ जब से नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, वह पास नहीं हो सकता है। तो यहां पर रीजन बता रहा है, रीजन क्या है ये, और रिजल्ट क्या है ये। तो सिंस रीजन भी बताता है और सिंस टाइम भी बताता है। तो जब टाइम बताएगा तब का ये कॉम्बिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। और यहां पर क्या, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ये होता है कि पास्ट परफेक्ट करना किसको, तो जो सेंटेंस इसमें पहले हो वह पास्ट परफेक्ट किया जाता है। यानी कि जो सेंटेंस आपका पिछले समय गुजर गया हो, आर्मी ज्वाइन की थी कब, 60 वर्ष पहले, तो ये 60 वर्ष पहले का टाइम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, एक फैक्ट के रूप में हो गया। अब यहां पर लिखा 60 ईयर्स है पास्ट, यहां पर आपको हैव लगाना है। जिस समय यहां हैव लगाओगे, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि 60 वर्ष आज नहीं हुए, उस समय से लेकर आज को टच कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उस समय से लेकर के आज के समय तक हुए हैं 60 वर्ष, इसलिए जो अवधि होती है समय वाली उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। और जो एक्टिविटी पूर्व में हुई थी, यानी आर्मी को ज्वाइन करने की, वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में देना है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और ये आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो ये चीज आपकी जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी, बीच में सिंस लगा हुआ है। इसके बाद बॉयज स्टडी इन ऑर्डर दैट दे कुड अर्न देयर लिवलीहुड, बच्चे या लड़के अध्ययन करते हैं ताकि, इन ऑर्डर दैट होता है या फिर सो दैट होता है। इन ऑर्डर दैट का मतलब ताकि होता है, सो दैट का भी मतलब ताकि होता है, लेकिन ये है कि सो दैट एक साथ होना चाहिए। अगर सो दैट अलग अलग, अगर सो दैट अलग अलग होगा, अगर आप सो दैट अलग अलग लिखते हो ऐसे करके तो ये रिजल्ट बताएगा, और अगर सो दैट एक साथ लिखते हो एक साथ तो फिर ये आपका पर्पस बताएगा, पर्पस। और इसमें यही बता रहा है। और सो दैट की कैटेगरी में आता है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। और जब भी सो दैट और इन ऑर्डर दैट को पर्पस के रूप में लेते हैं, तब इसमें इसकी अगली क्लॉज में मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मे भी कई प्रकार से काम करता है। मे परमिशन बताता है, मे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामना बताता है, मे आपका उद्देश्य बताता है, और मे आपका पॉसिबिलिटी बताता है। और इन सब के अलग अलग सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर मे आपका उद्देश्य बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, लड़कों के अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है कि वे अपनी जीविका कमा सकें। यहाँ पर उसने कर रखा है कुड, कुड किसी कीमत पे नहीं होगा। दूसरा, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इधर में आता है, जब इधर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो इधर माइट आता है। और ये आपका लगा हुआ इन ऑर्डर दैट जो उद्देश्य बताता है। तो जब उद्देश्य बताएगा तो यहाँ पर आएगा मे, और या फिर आएगा माइट। माइट तब आएगा जब इधर पास्ट होगा, मे तब आएगा जब इधर प्रेजेंट होगा। तो इधर प्रेजेंट है, इधर आपका आराम से मे आ जाएगा। और ये उद्देश्य बताता है लड़कों के परिश्रम करने का। लड़के अध्ययन करते हैं ताकि वे अपनी जीविका कमा सके। तो जीविका कमा सकना ये पर्पस है उनका, इसीलिए वो अध्ययन करते हैं। तो उद्देश्य जब बताएगा तो कुड नहीं आता, न शुड आता है, न वुड आता है, सिर्फ मे या माइट आता है। माइट पास्ट में आता है और मे प्रेजेंट में आता है, तो मे आएगा। He was reading very hard for 60 months, still he failed। अर्थात वो जो है 6 महीने से बहुत परिश्रम कर रहा था और फिर भी वो फेल हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट की बात ये कि देखिए, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, वेरी हार्ड माने बहुत कठिनाई से, अर्थात बहुत कठिन मेहनत कर रहा था, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से। आपने देखा होगा कि अगर कोई कंटिन्यूअस सेंटेंस है और उसमें अगर टाइम दिया हुआ है तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर हम मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, ये रहा है, रही, रहे, इस तरह का सेंटेंस जब आता है
और अगर टाइम दिया होता है तो फिर वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है लेकिन ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर गलत है आपका। यहाँ पर आपको हैड बीन होना चाहिए, हैड बीन। ही हैड बीन रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 months, 6 महीने से वो बहुत बड़ी मेहनत से पढ़ रहा था, यानी पढ़ता रहा था। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। स्टिल ही फेल्ड इस क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस टाइम की वजह से थी जो कि यहाँ थी, यहाँ आप हैड बीन करोगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरी वन ऑफ दोज हु केम हियर आर फुलिश एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, मतलब एवरी वन ऑफ दोज उन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति, हु केम हियर जो यहाँ आया था, आर फुलिश माने मूर्ख है, एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नियम क्या है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उसके पूर्व जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर दोज की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा एवरी वन ऑफ दोज, यहाँ पर ये नहीं है बल्कि यहाँ पर है आपका ये, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक। और ये आपका होता है सिंगुलर। ये कैसा होता है? ये होता है सिंगुलर। अब इसकी बात कर रहे हैं, मतलब उनमें से प्रत्येक जो, तो यहाँ पर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पर जब इसका कोई एंटीसीडेंट सिंगुलर होता है तो इसके आगे आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। हु केम, अगर यहाँ पर ये नहीं होता, इसमें कोई मिस्टेक होती तो इसको सही किया जाता, लेकिन यहाँ पर ये सही लिखा है लेकिन ये आर यहाँ पर लगा दिया है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आया था वो मूर्ख है। यहाँ पर इज कर दिया जाएगा, वह मूर्ख है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आर को हटाकर इज करना है और आपका जो है सिंटैक्स हो जाएगा, आपका करेक्शन हो जाएगा। और इस तरह से आप इसमें ये ऑप्शन चुन सकते हैं। ए की जगह ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से मैंने आज 10 सेंटेंस ही लिए थे, क्योंकि और थोड़ा ले लेता हूँ तो फिर वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा अगर करें तो देखने में पढ़ने में भी ज़्यादा बोरिंग नहीं होती है और बच्चे आराम से उसको ईजिली पढ़ लेते हैं। और ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये तो कह नहीं सकते हो कि कौन से एग्ज़ाम में आता है, ये हर एग्ज़ाम में आता है और ये आपका बहुत ही टेक्निकल है और ये बहुत ही ओरिजिनल है। और अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप बराबर पढ़ते रहे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आने वाले एग्जाम्स में इस तरह की समस्याएं फिर आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप सॉल्व उनको कर सकते हो। स्पीड भी बन जाएगी क्योंकि परीक्षा में थोड़ी स्पीड चाहिए होती है। तो अब आज की क्लास यहीं तक है, फिर कल देखते हैं कि आपको किस तरह का और आगे लेकर इसी को चलता हूँ या फिर आर्टिकल उठा लेता हूँ, क्योंकि वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन एरर्स पढ़ा कर देखता हूँ कि बच्चे उस पर उसका लाभ उठा पाते या नहीं, और अगर उनको लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि देखिए यहाँ मिक्स्ड सेंटेंस है, किसी में कुछ गलत है, किसी में कुछ गलत है, किसी में कंजंक्शन की मिस्टेक है तो किसी में प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, तो किसी में जिरंड की है तो किसी में इन्फिनिटिव की है, मिक्स्ड है। और इससे ये सिद्ध होता है कि आप पहले उसको बेसिक तौर पर हर एक टॉपिक को सीखें और तब जाकर ये एरर में आप जो है अपना कमांड बना सकते हैं। तो सब कुछ सीखने के बाद एरर पढ़ा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा था कि, लेकिन ये है कि सब कुछ पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो बीच बीच में ये भी करा देता हूँ। तो इसको पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, और सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।